कल सीज फायर हो गया है तो अब ऑफिशियली सब शांत है। रियली? तो फिर शिपिंग कंपनीज डर क्यों रही है? ऑयल टैंकर्स अपना रास्ता क्यों बदल रहे हैं? और इंश्योरेंस की कॉस्ट इतनी महंगी क्यों हो गई है कि इंश्योरेंस करवाने के लिए लोन लेना पड़ रहा है? क्योंकि ईरान अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे टोल लगाना चाहता है। इमेजिन करिए कि आप जयपुर से जोधपुर की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में एक रैंडम आदमी आपकी गाड़ी रुकवाता है और वो आपसे कहता है कि अगर मेरे घर के सामने से जाना है तो 200 रुपये टोल भरना पड़ेगा। तो सीधा ही आप उससे उतर के पूछोगे कि भाई किस बात का टोल, कौन सा कानून है ऐसा? तो कानून से याद आया कि एक कानून है ऐसा, यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी। ये कानून ये साफ साफ कहता है कि अगर कोई नेचुरल इंटरनेशनल वाटरवे है, प्राकृतिक अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग, तो उस पर नेविगेशन फ्री एंड ओपन है सभी कंट्रीज के लिए। वहां कोई भी देश किसी तरह का कोई चार्ज वसूल नहीं कर सकता। हालांकि इसका भी एक एक्सेप्शन है, टर्की। टर्की में एक बॉस्पोरस स्ट्रेट है। टर्की की एक स्पेशल ट्रीटी है 1936 की जो उसे राइट देती है बॉस्पोरस स्ट्रेट से टोल वसूल करने का। आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आना चाहिए वो ये कि सुएज कैनाल, पनामा कैनाल, इन पर भी तो चार्ज वसूल किया जाता है। तो आपको याद दिला दिया जाए कि ये दोनों ही आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, नेचुरल नहीं है। इंडिया का स्टैंड इस पर बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। नेविगेशन फॉर ऑल कंट्रीज फ्री होना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम का सार ये है कि ईरान चाहता है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे चार्ज वसूल करे और यूएन क्लॉज उसे कहते हैं कि नाइस ट्राई ब्रो बट नो। किसी एक पे आया संकट हमेशा किसी दूसरे के लिए एक अवसर होता है। अब इस लाइन को ना मोटिवेशनल म्यूजिक के साथ स्टेटस पे मत लगा देना। तो खाड़ी देशों पे जो संकट आया है, क्या हमारे लिए उसमें कोई अवसर है? अब जो हम बात डिस्कस करने वाले हैं ये आपके आरएस मेंस के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंट है। पहला जो अवसर है हमारे लिए वो है मध्यस्थता का, मीडिएटर का रोल है। देखिए चाइना जो है इस पूरे सीन को सीन करके बैठा है, कुछ कह नहीं रहा है। इंडिया को ऐसा नहीं करना है क्योंकि आप देखोगे कि इंडिया सबका दोस्त है। यूएसए का दोस्त है, इजराइल का दोस्त है, ईरान का, रशिया का, इंडिया की सबके साथ बनती है। तो इंडिया को अपनी इस इमेज का इस्तेमाल करना चाहिए और वॉर के बीच में मीडिएटर का रोल प्ले करना चाहिए। क्या फ़ायदा है इससे? इससे हमारी क्रेडिट बढ़ेगी, साख। देखिए वॉर के बाद रीबिल्डिंग का काम होगा, रिकंस्ट्रक्शन का, क्योंकि इतना डैमेज हो चुका है। तो ये रिकंस्ट्रक्शन का काम इंडियन कंपनीज को मिल सकता है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर आईएमईसी का निर्माण जो है वो तेजी से शुरू हो सकता है। ये हमारी निर्भरता हॉर्मुज पे कम करेगा। प्लस आईएमईसी का बनना हमारे लिए एक शॉर्टकट रास्ता भी है और हमारी एनर्जी नीड्स जो है उसको डाइवर्सिफाई भी करेगा। डाइवर्सिफिकेशन से याद आया कि हॉर्मुज पे क्यों हमको ऑयल पर भी डिपेंडेंसी कम करनी होगी, और जो कि हम कर रहे हैं। हम विंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सोलर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। रिसेंटली आप सुन रहे हो कि हमने न्यूक्लियर एनर्जी का भंडार भी अनलीश कर दिया है। कुछ लोगों को यहाँ पाकिस्तान का कद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा होगा, बट रिलैक्स, पाकिस्तान को इस अवसर से ज़्यादा फायदा होने की संभावना नहीं है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की जेब में पैसा नहीं है। पाकिस्तान पर पहले ही आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक की ईएमआई चल रही है। तो पाकिस्तान जो है वो न्यूट्रल नहीं रह सकता, उसको यूएसए की तरफ झुकना ही पड़ेगा, मजबूरी है उसकी। लेकिन किसकी मजबूरी नहीं है? इंडिया की नहीं है। इंडिया जो है वो अपनी मर्जी का मालिक है। इसको हम उसकी रणनीतिक स्वायत्तता कहते हैं, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। ये सब जो वर्ल्ड में चल रहा है, क्या इसका राजस्थान पे भी इफेक्ट है? क्या राजस्थान इससे अछूता है? नहीं। देखिए राजस्थान का टेक्सटाइल हो, हैंडीक्राफ्ट हो, सीमेंट इंडस्ट्री हो, माइनिंग इंडस्ट्री हो, इन सब का जो रॉ मटेरियल है उसमें एनर्जी यूज होती है। और क्योंकि अगर एनर्जी की प्राइस बढ़ी है तो इन सब का रॉ मटेरियल बढ़ा है, प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ी है, यानी हर चीज़ अब क्या होगी? महंगी। जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं राजस्थान में, क्योंकि अब जब सब चीज़ें महंगी हो गई है तो वो प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बढ़ेगी। इन सब का असर हमारी जीडीपी पे पड़ेगा और हमारी जीडीपी जो है वो पहले की तुलना में स्लो हो सकती है। आज की न्यूज़ में प्रीलिम्स के लिए खास क्या है, तो कुछ मैप की प्रैक्टिस आपको करनी है। जैसे सबसे पहले हॉर्मुज की स्ट्रेट, फिर बाब अल मंदेब स्ट्रेट, फिर आपको सुएज, पनामा और बॉस्पोरस, इनको मैप करना है। इनकी लोकेशन आपको दिमाग में बैठानी है। देखिए जो जगहें चर्चा में रहती है यूपीएससी उनकी कैपिटल्स में भी इंटरेस्ट लेता है। तो जो जहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे कि इजराइल है, ईरान है, लेबनान है, मिडिल ईस्ट कंट्री के जो प्रमुख ये देश हैं, इनकी कैपिटल आपको याद रखनी है और कैपिटल का क्रम याद रखना है। एक बार मैप में ढंग से आप लैटिट्यूड, अक्षांश से एक बार इनकी ऊंचाई का क्रम देख लीजिए, फिर नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ अरेंज करके अपने नोट्स में रखिए।
दूसरा प्रीलिम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है यूएन क्लॉज। तो यूएन क्लॉज 1986, इसके बारे में थोड़ा पढ़िए, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी। आज की न्यूज़ से मेंस के लिए क्या है, तो मेंस में सबसे पहले आपको कवर करना है IMEC। तो IMEC के नोट्स बना के रखिए। दूसरा कवर करना है आपको एनर्जी सिक्योरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, कई बार पूछा गया, अभी भी पूछा जाएगा। एनर्जी सिक्योरिटी पर 200 वर्ड्स का कंटेंट तैयार रखिए। उसका इंट्रोडक्शन, उसका बैकग्राउंड क्या है, प्रेजेंट स्टेटस क्या है और चैलेंजेस क्या है आज हमारे पास, फ्यूचर में हम क्या स्टेप्स लेने वाले हैं या क्या सॉल्यूशन है, फिर एक बहुत ज़बरदस्त कंक्लूजन। तो इस तरह एक 200 वर्ड्स का मटेरियल आपको तैयार रखना है इस पे। देखिए, लास्ट में जाते जाते आप इमेजिन करिए कि आप इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं और ईरान आपके सामने बोल रहा है कि अगर यहाँ से आपका जहाज जाएगा तो टोल लगेगा। तो इस स्थिति में आप क्या करोगे? आज तक टोल दिया है क्या? फ़ोन पे बात करवाएंगे।